जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज है संडे और आप सभी के लिए जानते हैं कि संडे के संडे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है और सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, यानी दोनों ईयर के लिए वह कॉमन क्वेश्चन होता है जो दोनों में पूछा जाता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से आज हम 3 ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाएगा और सेकेंड ईयर में भी रहता है। समझ गए? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं व्यक्तित्व पर्सनालिटी के ऊपर लेकर आए हैं और नोजोकोमियल संक्रमण लेकर आए हैं। तीनों के बारे में जानना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। समझ गए? नोजोकोमियल संक्रमण की बात किया जाए तो आपको फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में भी है और माइक्रोबायोलॉजी एनाटॉमी में भी है। समझ गए? वहीं पर बात किया जाए सेकेंड ईयर में तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड में भी जो है आपको नोजोकोमियल संक्रमण है पूछता है। समझ गए? शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद बात करें कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन आपको जो है फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी है और सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी है। समझ गए? उसी प्रकार से बात किया जाए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी जो है आपके वो पर्सनालिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर में है और साइकोलॉजी जिसको बिहेवियर साइंस बोलते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ भी पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में पूछता है। चीज़ को समझ गए? कहाँ कहाँ है सेकेंड ईयर में बता दिए। चलिए जो है हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के सामने जो पहला प्रश्न है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर, संचार के ऊपर, जिसको हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है? और एक तरफ कम्युनिकेशन को हम लोग संचार भी बोलते हैं। ठीक है? तो देखिए इसका मतलब होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने बातों को दूसरे तक पहुँचाना। समझ गए ना? अब किन किन माध्यमों से किन किन चीज़ों को आप पहुँचाते हैं वही जो है कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो होता है वह जो है दो व्यक्तियों या फिर जो है 2 से अधिक समूहों के बीच जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब ये जो सूचना होता है वह जो है अलग अलग प्रकार के हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है, बाय टेलीफोनिक भी हो सकता है। समझ गए? तो ये सब जो है आपके सूचना का एक माध्यम बनता है। समझ गए? जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेजते हैं। आज के ज़माने में मैसेजिंग हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम ही है। उसी प्रकार अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो हॉस्पिटल में कोई बड़ा हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो है डिपार्टमेंट सब अलग अलग होता है। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे जो है कोऑर्डिनेट करना है, संपर्क करना है, तो उसके लिए इस कम्युनिकेशन का ज़रूरी पड़ता है। तो बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्टली ऑफिस में जाके मिल लेते हैं, तो वो हो जाता है क्या चीज़, और ऑफिस में जाकर मिलते हैं और वहाँ पर अपने बात को कहते हैं, तो वो बाई ओरली हो गया। समझ गए? मौखिक रूप से। रिटेन होता है जिसमें आप आवेदन भेजते हैं। समझ गए ना? उसके बाद हो गया टेलीफोनिक, हो गया टेलीफोन से ही बात करके बता देते हैं कोई सूचना। समझ गए? या किसी को इन्फॉर्मेशन देना हो पूरे ग्रुप में तो जो है वहाँ पे ये सारे चीज़ें सीधा समझिए कि कम्युनिकेशन जो होता है इसका मतलब होता है आपके विचार को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है भेजना ही जो है संप्रेषण कम्युनिकेशन कहलाता है। समझ गए? अब ये जो भेजना और जो प्राप्त करना होता है, तो जो भेजने वाले होते हैं वह प्रेषित होते हैं और जो प्राप्त करते हैं उन्हें प्राप्तकर्ता कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो है आपको विभिन्न माध्यमों से गुजर कर सूचना जो है रिसीवर के पास, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है। समझ गए? चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए और चीज़ें समझिए। इसके द्वारा व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन के जरिए कुछ भी चीज़ों को जो है आप दूसरे के साथ में जो है क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। समझ गए? जैसे विचार हो गया, इमोशन, भावना, फीलिंग हो गया। समझ गए ना? संदेश हो गया। समझ गए? इन सारे तमाम चीज़ों को जो है आदान प्रदान करते हैं एक से दूसरे व्यक्तियों के मध्य में। समझ गए? संप्रेषण, कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति तथा व्यक्तियों से इस ढंग से किया जाता है कि उससे निकलने वाला अर्थ वही हो जो उस संदेश की सूचना को सर्वप्रथम देने वाले ने चाहा है। अब देखिए कम्युनिकेशन जो होता है उसमें फालतू की चीज़ें नहीं होता है, उसमें एक उद्देश्य होता है। कम्युनिकेशन जो होता है उसमें उद्देश्य होता है कि हमको इस चीज़ के बारे में सामने वाले को जानकारी देना है या फिर कोई आज्ञा, कोई निर्देश देना है या फिर कोई मीटिंग वगैरह करना होता है। तो इसमें एक उद्देश्य होता है जिसमें जो भेजने वाला होता है वो चाहता है कि हम क्या भेजते हैं और जो प्राप्त करता होता है वह जो है प्राप्त करने के बाद यह समझता है कि हमें जो है क्या सामने वाले को इसके फीडबैक देना है। तो दोनों के मध्य में चलता रहता है। समझ गए? संप्रेषण को जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। समझ गए ना? कम्युनिकेशन जो होता है यह जो है मुख्यतः जो है इसको अनेक विधि है, अनेक एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल। समझ गए ना? नॉन वर्बल। तो ये जो है आपको अलग अलग होते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विभिन्न प्रकार के जो है आपके कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसके वर्गीकरण को देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का वर्गीकरण देखिए। ठीक है? चलिए
देख लीजिए यहाँ पे यही आपका संप्रेषण है, समझ गए ना। देखिए आपका ये कम्युनिकेशन है, टोटल ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से दो हिस्सा निकला, एक होता है संबंध के आधार पर और एक होता है अभिव्यक्ति के आधार पर। दो चीज़ें याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन को दो आधार, एक संबंध के आधार और एक जो है अभिव्यक्ति के आधार, ठीक है। संबंध के आधार पर दो तरीके से होता है, एक संबंध होता है औपचारिक संबंध, एक होता है अनौपचारिक संबंध, यानी एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये दो प्रकार हो गया। अभिव्यक्ति के आधार पर जो होता है तो उसमें व्यक्ति जो है क्या व्यक्त करता है, उस आधार पर क्या वह शाब्दिक चीज़ों को व्यक्त कर रहा है, भेज रहा है, या फिर वह अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है, समझ गए। और ये जो शाब्दिक अगर कोई भेजता है तो वह एक ओरल होता है और एक रिटेन होता है। बस एक ग्राफ को आपको जो है बना देना है कम्युनिकेशन के वर्गीकरण में कि कम्युनिकेशन को दो आधार, एक संबंध के आधार, एक अभिव्यक्ति के आधार। संबंध के आधार पर दो तरीके के संबंध, औपचारिक और अनौपचारिक, चीज़ को समझ गए। और अभिव्यक्ति के आधार पर दो है, वर्बल और नॉन वर्बल। और जो वर्बल होता है वो दो प्रकार का, ओरल और रिटेन। ये दोनों आप लोग सबको जो है ऐसे बना दीजिएगा, तो जो कॉपी चेकने वाला होगा कहेगा कि स्टूडेंट अच्छा है, समझ गए। चलिए अब देखिए, आपको इस संप्रेषण में ये जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के जो है कंपोनेंट, घटक, मतलब कौन कौन से घटक जो है एक कम्युनिकेशन के बीच में शामिल होता है, समझ गए ना। देख लीजिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये जो है आपको एक सीरियल में चलता है। जैसे जो आपके कम्युनिकेशन होता है उसमें ऐसा तो नहीं ना है कि कम्युनिकेशन में हम किसी आदमी को भेज देते हैं और वह आदमी ही जो है संदेश होता है, ऐसा तो है। आप किसी आदमी के थ्रू भी आप किसी को संदेश भेजेंगे तो आदमी तो आपका जो है वह कम्युनिकेशन का काम करेगा, मीडियम का काम करेगा, माध्यम का, लेकिन वह आदमी के थ्रू कुछ ना कुछ तो संदेश भेजेंगे ना। तो ये जो है आपके हो जाता है संदेश। चाहे आप ईमेल के माध्यम से भी किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, एक माध्यम है, लेकिन उस कम्युनिकेशन में उस ईमेल के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश होगा। तो प्रथम जो होता है वह संदेश होता है। इसके घटक में कम्युनिकेशन के जो पहला घटक होता है वह होता है संदेश। अब इसमें जो है इस संदेश में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप किसी को सुझाव दे, किसी को दृष्टिकोण हो, किसी को आदेश दे, समझ गए, या अपना फीलिंग हो, कुछ भी जो है इस संदेश में जो ज़रूरत होता है उस अनुसार संदेश को भेजा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है सेंडर होता है। सेंडर मतलब होता है कि जैसे हमको किसी के पास जो है कुछ मैसेज, कुछ चीज़ें भेजना है, तो ये जो सारे प्रोसेस जो है हमको भेजने में जो लगेगा यही कम्युनिकेशन होता है। जो हम किसी सामने वाले दूसरे को भेजना चाहते हैं तो वो जो है रिसीवर होगा, जो हमारे मैसेज को प्राप्त करेगा। हम सेंडर होंगे, हम भेजने वाले होंगे, समझ गए। और हम भेजने वाले हैं और सामने वाला प्राप्त करने वाला है, तो इन दोनों के बीच में जो है जो चीज़ें हम लोग भेजते हैं वही जो है आपके संपूर्ण प्रक्रिया में यही जो है आपके कंपोनेंट होते हैं, समझ गए। तो संदेश हो गया आपका। अब संदेश को भाई क्या होगा, संदेश के क्या करेंगे, तो कम्युनिकेशन है, हमें किसी के पास भेजना है तो हम भेजने वाले होंगे, मतलब संदेश वाहक, मतलब सेंडर होगा भेजने वाला। जो संदेश को भेजता हो वह व्यक्ति संदेश वाहक होता है, सेंडर होता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका, वो होता है आपका रिसीवर होता है। अब जो आप संदेश भेजते हैं तो वह किसी न किसी के पास पहुंचेगा, ऐसा तो थोड़ी ना कि वो हवा में उड़ जाएगा, या हवा में उड़ने के लिए हम थोड़ी ना मैसेज को भेजते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंचेगा, चाहे वो किसी टीम के पास पहुंचे, किसी संस्था के पास पहुंचे, या फिर जो है किसी पर्सनल व्यक्ति के पास पहुंचे, लेकिन पहुंचता तो जरूर है। तो वह जो हमारे मैसेज को रिसीव करता है तो वह रिसीवर हो जाएगा। तो वो प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश को प्राप्त करता है सामने वाला व्यक्ति से, समझ गए। चौथा जो होता है इस कम्युनिकेशन के घटक में वो आपका चैनल होता है, मीडियम होता है, जो क्या होता है, माध्यम बनता है। जैसे टेलीफोन हो गया, कुरियर हो गया, बाई पोस्ट हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, तरह तरह के रेडियो, टेलीविज़न, ये सब क्या करता है, संदेश को जो है आपको एक माध्यम देता है जिसके थ्रू जो है संदेश को हम दूसरे जगह तक प्रसारित कर सकते हैं, समझ गए। तो यह माध्यम बनता है, समझ गए। चलिए, पांचवा यहाँ पे होता है विसंकेतक होता है, डिकोडिंग होता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर संकेतों का अर्थ समझकर उसमें परिवर्तन करता है, उसे विसंकेत कहते हैं, समझ गए। देखिए, विसंकेतक मतलब होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जैसे आप लोग ईमेल समझिए, ईमेल जो होता है ना, ईमेल पर हम कुछ लिखते हैं, समझ गए। तो ईमेल पर हम जब लिख कर किसी को भेजते हैं ना, तो पूर्णतः यह जो है प्रोग्राम पर बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है जीमेल। अब ये होता है कि ये हमारे मैसेज को जब फॉरवर्ड करता है कहीं पे, तो वहाँ पे जो है इसे डिकोड करता है, मतलब अपने भाषा में जो है इसको समझता है और फिर दूसरे के पास भेजता है। तो यह जो है डिकोडिंग होता है, जो प्राप्तकर्ता जो है क्या करता है, इसे समझता है और फिर उसे जो है डिकोडिंग जो है हम लोग इसी को कहते हैं। छठा जो होता है वो आपका इनकोडिंग होता है। डिकोडिंग, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कि संदेश को शब्द, क्रिया, चित्रों में परिवर्तन करना संकेत कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, समझ गए।
उसके बाद जो आपका 7वां होता है वो आपका फीडबैक होता है। समझ गए ना चीज़ को। फीडबैक जो आपका होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग को ये जो 7 पॉइंट दिया गया है ना, तो आपको इसमें से डी कोडिंग और कोडिंग को हटा देना है। इसको जो है आप लोग कैंसिल कीजिए इसको। यह जो है आपके मतलब ये थोड़ा जो है एक कंप्यूटराइज भाषा में हो गया। समझ गए ना कि कंप्यूटर जो है उसे अपने कोड में बदलता है, फिर उसे डिकोडिंग को इनकोडिंग करता है और फिर सामने वाले को प्रस्तुत करता है। समझ गए। तो आप जो है इसको छोड़ दीजिए। 7 पॉइंट है जो इसके घटक में है ना, सिर्फ आपको 5 याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? मैसेज, मैसेज के बाद सेंडर मतलब भेजने वाला, उसके बाद कोई रिसीवर होगा जो प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने वाला जो है लास्ट में जो आखिरी जो पॉइंट होगा वो होगा फीडबैक का मतलब प्रति उत्तर का। यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक मतलब प्रति उत्तर। अब इसमें संप्रेषण में कम्युनिकेशन में जो प्राप्तकर्ता होता है वह क्या करता है, संदेश को प्राप्त करने के बाद उसको जो है पढ़ता है, समझता है और फिर जो है वह अपने उत्तर को तैयार करके और फिर जो भेजा है मैसेज उसको जो है रिप्लाई करता है, मतलब अपना जो है फीडबैक बताता है। समझ गए। तो ये जो है आपके कुल 5 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग को हटा दीजिए। सिर्फ आपको कम्युनिकेशन के जो घटक है उसमें 5 चीज़ें के याद रखना है। पहला घटक मैसेज होता है, दूसरा घटक सेंडर होता है, तीसरा घटक आपका जो है सेंडर के बाद हो गया सेंडर, पहला हो गया मैसेज, उसके बाद हो जाएगा आपका मैसेज के बाद सेंडर, रिसीवर, उसके बाद हो जाएगा मीडियम मतलब माध्यम और लास्ट वाला हो जाएगा फीडबैक। समझ गए। तो ये 5 आप लोग याद रखिएगा। बस कोडिंग इनकोडिंग को हटा दीजिए, मत लिखिएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है, आखिर कम्युनिकेशन को हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है इस क्षेत्र में, मेडिकल नर्सिंग क्षेत्र में क्यों पढ़ना पड़ रहा है कम्युनिकेशन को। तो इसको जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए कि भाई आखिर इसका क्या महत्व है जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है हम लोग को समझना चाहिए। चलिए हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इसके जो है निम्नलिखित महत्व हो सकते हैं कम्युनिकेशन का। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा नर्स को मरीज को समझने में आसानी होती है, इससे मरीज को बेहतर सेवा में सहायता मिलती है। अब देखिए हेल्थ सेक्टर में हम इसीलिए पढ़ते हैं कि आप जो है कम्युनिकेशन अगर आपका स्किल अच्छा होगा तो आप सामने वाले मरीज को अच्छे से बात को समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बीच में अच्छे से जो है हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो यही जो है आपके कम्युनिकेशन फ़ायदा करता है नर्स को। ठीक है। दूसरा महत्व है कि संप्रेषण नर्स द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग में भी सहायता होता है। अब जो कम्युनिकेशन होता है यह नर्स को रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में भी सहायता करता है। समझ गए। इसका ये महत्व है। नेक्स्ट देखिए, यह परस्पर व्यक्तिगत संबंधों को मधुर एवं तनाव रहित बनाता है। कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में जितना बेटर होगा उतने ही आमने सामने की बातों को समझ पाएंगे, फीलिंग को समझ पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन बात अगर नहीं बनेगा, अच्छा से नहीं हो पाएगा किसी से, तो फिर जो है आमने सामने वाले को बात को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लोग नहीं कहता है कि इसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मतलब इसके बीच में जो संचार है, जो बातचीत का जो ढंग है वो सही नहीं है। ठीक है। नर्स को रोगी के उपचार पश्चात मूल्यांकन में मदद मिलती है। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है यह जो है उपचार के बाद नर्स को रोगी के उपचार के पश्चात इसको इवेलुएट करने में, मूल्यांकन करने में मदद मिलती है इससे। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, संप्रेषण कम्युनिकेशन द्वारा प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। कम्युनिकेशन के द्वारा हेल्थ एजुकेशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है इसे क्रियान्वयन करने में मदद मिलता है। समझ गए चीज़ को। चलिए छठा यहाँ पे देखिएगा कि संप्रेषण के द्वारा नर्स सह कर्मचारी, चिकित्सक और अधीनस्थ कर्मचारी आदि से अपने विचार आदान प्रदान करती है। अब जो नर्स होती है उसे जो है हॉस्पिटल में काम करने पर उसे जो है मेडिकल स्टाफ से तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, साथ ही उसे ऑफिशियल वर्क के लिए नॉन मेडिकल स्टाफ से भी जो है उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन की अच्छा ज़रूरी होती है। तो यह जो है यहाँ भी ज़रूरी पड़ता है। समझ गए चीज़ को। 7वां यहाँ पर देखिएगा, संप्रेषण के द्वारा ही सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स समुदाय के लोगों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा उनके निदान संबंधी चर्चा कर सकती है। अब ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही जो नर्स होती है वह अपने समुदाय के लोगों से स्वास्थ्य के बारे में हर एक पहलुओं पर चर्चा कर सकती है, बातचीत कर सकती है। चीज़ों को समझ गए। तो ये जो है 7 पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। आपके अंदर काबिलियत होगा तो आप इस 7 पॉइंट के सहायता से 10 पॉइंटें भी इसमें लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या क्या महत्व हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए 7वां नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य होता है, इसका जो है आखिर कम्युनिकेशन जो है क्यों है, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों है। तो जो लोग महत्व समझ गए होंगे वह उद्देश्य भी समझ गए होंगे कि आखिर कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है या क्यों कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे है। समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं।
देख लीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा समुदाय के जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। कम्युनिकेशन इसीलिए है, इसका ये उद्देश्य है कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, समुदाय के लोगों को अच्छे से समझाया जा सकता है स्वास्थ्य के बारे में, समझ गए ना। रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्डिंग में संप्रेषण का विशेष महत्व होता है, और ऊपर भी आप लोग महत्व में देखे हैं कि नर्स को इससे रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करने में जो है सुविधा होती है, समझ गए, मदद मिलती है। तो यहाँ भी है, तो महत्व और उद्देश्य लगभग आपको सेम मिल जाएगा, समझ गए। चलिए, विचारों का आदान प्रदान करना नर्स समुदाय के बीच, सहकर्मचारी के बीच, उच्च अधिकारियों के बीच संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। अब नर्स जो है अपने विचारों को आदान प्रदान या सामने वाले किसी व्यक्ति के बातों को सुनने के लिए एक कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, समझ गए, जो स्टाफ से लेकर लोगों तक कम्युनिकेट किया जा सके, समझ गए। चौथा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा के आकलन हेतु भी संप्रेषण का विशेष महत्व है। अब किसी का स्वास्थ्य कितना ज़्यादा सुधार हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके आकलन के लिए भी जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक जो है विशेष महत्व है, समझ गए। इसका यही उद्देश्य होता है, समझ गए चीज़ को। पाँचवा पॉइंट देखिएगा कि नर्स के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के जन समुदाय के संप्रेषण के द्वारा ही अवगत कराया जाता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही जो है नर्स जो है समुदाय के लोगों को योजना से संबंधित सभी चीज़ों को बारे में बताती है। और कम्युनिकेशन के बारे में अभी तक आप लोग नहीं समझे तो इतना समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी भी व्यक्ति से अपने बातों को साझा कर सकते हैं या उसके बातों को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, यही जो है कम्युनिकेशन होता है। अब ये बातें में कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी का फीलिंग हो, भावना हो, समझ गए, या फिर किसी का चिट्ठी, पत्र, लेटर, संदेश, कुछ भी हो सकता है। तो यही जो है आपके आदान प्रदान होता है इसी कम्युनिकेशन के जरिए, समझ गए। चलिए, अब देखिए, एक चीज़ें क्वेश्चन कॉमन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर कम्युनिकेशन के ऊपर डिटेल से नहीं पूछा तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कम्युनिकेशन में होने वाले बाधाएं को लिखे, मतलब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन लिखे, ठीक है। मतलब जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, इसमें कौन कौन से बाधा उत्पन्न होता है, तो इस चीज़ को जो है चलिए हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, ऐसे कारक जो संप्रेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं जिससे कि संदेशन विकृत हो सकता है, अवरोधक कहलाते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया को रोकने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। देखिए, संप्रेषण अब होता है ना कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आप कहीं किसी को कुछ भेजेंगे या अपने बात किसी से आप साझा कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ ऐसे चीज़ें हो जाएगा जो बात बीच में ही खंडित हो जाएगा, वह कम्युनिकेशन अधूरा हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे आपके कारक है जो संप्रेषण को क्या करता है, संप्रेषण की प्रक्रिया को रोकता है, से जो है स्टॉप करता है, जिससे जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, वह जो है नहीं जा पाता है सामने, वह विकृति हो जाता है, मतलब टूट जाता है, समझ गए। तो यही जो है आपके कम्युनिकेशन होता है, इसके निम्नलिखित जो है बैरियर है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण के मतलब होता है जैसे संदेश जो है भय, क्रोध, चिंता, दुख, पूर्वाग्रह, सुनने में कमी आदि से संदेश ग्रहण करने में अवरुद्धता उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध है, चिंता में डूबा हुआ है, वो उसे बहुत ज़्यादा भय है, दुख है, किसी पूर्व ग्रह से वो ग्रसित है, तो ऐसे में आप उसके सामने जाके कोई चीज़ें बोलेंगे या कोई मैसेज आप उसे बताएंगे तो वह जो है इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वह आपके मैसेज पर ध्यान दे, समझ गए ना, आपके संदेश को ग्रहण कर पाए। तो ये जो है भावनात्मक कारक जो है पहला कारण होता है जिससे संप्रेषण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा भौतिक कारक होता है। भौतिक कारक मतलब जैसे कोई पेन हो गया, बोलने में परेशानी, थकान, बीमारी आदि बहुत सारे भौतिक कारक होते हैं जिससे व्यक्ति के कम्युनिकेशन में व्यवधान उत्पन्न होता है, समझ गए, मतलब रुकावट उत्पन्न होता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है। उसके बाद होता है बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक मतलब जैसे शब्दों का गलत जो है अर्थ निकाल कर सामने देना, ज्ञान का कमी आदि संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे किसी को बौद्धिक कारक मतलब किसी को अगर बुद्धि कम होगा, ज्ञान का कमी होगा, गलत अर्थ किसी मीनिंग निकालेगा, तो ये सब जो है आदमी को संप्रेषण में क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, चौथा यहाँ पे देखिएगा वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जैसे अज्ञात भाषा, मतलब जिस भाषा को आप नहीं जान रहे हैं, तो अगर मानिए कोई अगर तेलुगु वाला है, समझ गए, दक्षिण भारत के हैं, ज़्यादा लोग तेलुगु बोलता है, और आप उत्तर भारत के हैं, आप जो है हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, समझ गए। या फिर आप जो है एक बिल्कुल सिंपल आदमी है, आप इंग्लिश नहीं जानते, आप सिर्फ हिंदी जानते हैं। उसी प्रकार से कोई तेलुगु भाषा वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ तेलुगु ही जानता है, वह इंग्लिश नहीं जानता है। तो इस प्रकार से आप उससे जो है कांटेक्ट करने में, आप अपने मैसेज को उसके पास भेजने में जो है क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि आप तो भेज देंगे मैसेज, तो लेकिन वो जो चीज़ें को है वह तो हिंदी जानता नहीं है, तो वह हिंदी को समझेगा नहीं, जिससे जो है वह कोई उत्तर आपको देगा ही नहीं, कोई फीडबैक देगा ही नहीं, तो इससे भी जो है बाधा आ जाता है। तो ये जो है सामाजिक कारण होता है। उसके बाद
जाति भी इस पर जो है फैक्टर होता है, सामाजिक स्तर भी इस पर जो है आपके सामाजिक कारण बनता है। और लास्ट वाला है पर्यावरणीय कारण होता है, मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, जैसे शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा वर्षा होना, गाड़ियों की आवाज़ आदि संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न करता है। समझ गए, जैसे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा और आप किसी के सामने जाके आप कुछ समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो उस शोरगुल में वो अच्छे से समझेगा नहीं आपके बातों को, तो कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं देगा। या फिर गाड़ी की आवाज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो आप जो है चल के जाकर किसी को मैसेज भी नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न तरीके हो सकता है पर्यावरण के कारक में जिससे आपके कम्युनिकेशन प्रभावित हो। तो इस प्रकार से यह अवरोधक होता है या फिर कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाला कारक होता है जो प्रभावित करता है। तो इस 5 चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे भावनात्मक कारण, पर्यावरणीय कारण, भौतिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारण, ये सब जो है आपके कारक होता है कम्युनिकेशन बैरियर का। समझ गए। तो कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। आपसे 10 नंबर का पूछे या 5 नंबर का पूछे, लिख दीजिएगा। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं व्यक्तित्व के ऊपर। व्यक्तित्व का क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप सभी से जो है 10 नंबर में भी पूछ सकता है फर्स्ट ईयर में, और या सेकेंड ईयर में, या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो चलिए जो है हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करें और व्यक्तित्व पर्सनालिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। आप लोगों को पता होना चाहिए व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी व्यक्ति के गुण का दर्शाना, किसी भी व्यक्ति के पहनावा, किसी भी व्यक्ति के चाल चलन, उसके व्यवहार का समस्त एक गुण को जो है दर्शाता है किसी का भी व्यक्तित्व। अगर किसी का व्यक्तित्व बढ़िया होगा मतलब वह व्यक्ति का चाल चलन, उस व्यक्ति का जो है उठना बैठना, उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का जो है हर एक दृष्टिकोण जो है अच्छा होगा अगर उसका व्यक्तित्व बढ़िया होगा। तो जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं तो आपके पर्सनालिटी को, जो इंटरव्यूअर होते हैं वह क्या करते हैं, आपके पर्सनालिटी को देखते हैं, आपके व्यक्तित्व को देखते हैं कि आपका आचरण कैसा है, आप कैसे चल रहे हैं, किस तरीक़ा से बात कर रहे हैं, आपके अंदर का जो ड्रेसिंग सेंस है, पहनावा ओढ़ावा है वह कैसा है। तो ये सब जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही बताता है और वही जो है व्यक्तित्व होता है। समझ गए ना। तो इसी प्रकार से देख लीजिए व्यक्तित्व के परिभाषा में कि MLM, देखिए यहाँ पे क्या है, ML मन ने कहा कि व्यक्तित्व उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर, व्यवहार का तरीका, रुचियां, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता, अभिक्षमताएं सम्मिलित होती है। मतलब व्यक्ति के हर एक चीज़ का जो है दिखे वही जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का स्ट्रक्चर, संरचना कैसा है, व्यक्ति का किस चीज़ में कैसा गलत चीज़ में रुचि है या सही चीज़ में रुचि रखता है, उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा है, उसके अंदर क्षमता कैसा है, और यही जो है व्यक्ति के समस्त गुणों को जो है एक संगठित बनाता है और इसी चीज़ को जो है हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। तो यह जो है ML मन ने कहा। समझ गए चीज़ को। चलिए ML मन ने क्या कहा कि व्यक्तित्व जो है उस अति विशेषपूर्ण संगठन का एक रूप होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के एक विशेष से एक अति विशेष, मतलब किसी भी व्यक्ति में विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में होता है जिसमें उसका व्यक्ति का संरचना, उसका व्यवहार, उसका रुचि, उसका दृष्टिकोण, उसका क्षमता, योग्यता, गुण, अभिक्षमताएं सब चीज़ दिखता है। और यह जो है LM मन ने कहा। समझ गए चीज़ को। चलिए अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो चलिए जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारक हो सकते हैं। आपको मुख्यतः यहाँ पे 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे पहला बायोलॉजिकल कारक है, उसके बाद आपका हो सकता है सोशल, सामाजिक कारक है। समझ गए। तो पहले देख लीजिए कौन कौन कारक। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर है, वातावरणीय कारक है, और तीसरा जो है आपके स्वयं संबंधी, सेल्फ रिलेटेड, मतलब व्यक्तिगत कारक होता है। तो यह 3 कारक मात्र आपको याद रखना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। चलिए हम जो है इसके अंदर में देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें होता है। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक कैसे प्रभावित करता है व्यक्ति को, देख लीजिए। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब व्यक्ति से जो है व्यक्ति के शरीर से संबंधित। समझ गए ना। चलिए देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे इंडोक्राइन ग्रंथियाँ, व्यक्ति में अगर इसमें जो है सिक्रेशन में जो है अनियंत्रित होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। समझ गए। उसी प्रकार से हेरिडेटरी मतलब व्यक्ति के संरचना को जो है क्या करता है, बिगाड़ देता है। समझ गए। चलिए उसके बाद है शरीर का रसायन, विभिन्न केमिकल चीज़ें। उसके बाद लिंग का प्रभाव, सेक्स का प्रभाव, जैसे मेल फीमेल। उसी प्रकार से शरीर का रचना। उसके बाद है बुद्धि का प्रभाव, व्यक्ति का जो है
मेंटल कैसा है, मेंटल स्थिति, तो ये सब जो है बायोलॉजिकल कारण होता है, समझ गए, जो कि व्यक्ति को प्रभावित करता है, समझ गए, शरीर से संबंधित, समझ गए चीज़ को। चलिए दूसरा है वातावरणीय फैक्टर। अब व्यक्ति को वातावरण में कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको व्यक्तित्व को चलिए देख लीजिए यहाँ पे, जैसे पर्यावरण में माता पिता का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, परिवार का आर्थिक स्थिति कैसा है ये प्रभावित करता है, पारिवारिक संबंध जो है क्या करता है, आपके यहाँ पे पारिवारिक संबंध भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, परिवार का शैक्षणिक स्तर कैसा है, जिस परिवार का शैक्षणिक स्तर जैसा रहता है उसका जो है बच्चा भी उसी प्रकार से व्यक्तित्व का होता है, समझ गए। विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, ये सब पर्यावरण कारक है, मतलब पर्यावरण जैसा रहेगा व्यक्ति के आसपास, उसके परिवार, माता पिता, स्कूल से लेकर सब जगह जैसा उसको पर्यावरण मिलेगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, समझ गए। तो विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, आस पड़ोस के स्कूली मित्रों का प्रभाव पड़ता है, धर्म का प्रभाव पड़ता है, समझ गए, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, उसके बाद समाज का भी प्रभाव पड़ता है और जनसंचार के साधनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर में व्यक्ति के आसपास रहने वाले उन सारे तमाम चीज़ों का प्रभाव पड़ता है जो व्यक्तित्व को जो है डाउन करता है, प्रभावित करता है, जो है समझ गए ना चीज़ को। चलिए ये हो गया। तीसरा कारक यहाँ पे देखिएगा सेल्फ रिलेटेड कारक है। सेल्फ रिलेटेड कारक का मतलब होता है कि स्वयं व्यक्तिगत कारक में आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, समझ गए ना। तो ये जो होता है आत्मसम्मान, किसी भी व्यक्ति को जो है आत्मसम्मान में अगर गिरावट आता है, उससे आत्मसम्मान अगर नहीं मिलता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने व्यक्तित्व को अच्छे बनाकर रखने के लिए, किसी के सामने अच्छे दिखाने के लिए आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद है सेल्फ आइडेंटिटी। आपका पहचान किस तरह का है, निगेटिव तरीके का है या फिर पॉजिटिव तरीके का है, मतलब अच्छाई से आपका पहचान है या फिर आपका पहचान किसी बुराई के साथ में है। तो यह जो है आपका पहचान स्वयं का भी जो है प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व को। तो यह 3 टाइप्स याद रखिएगा, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और सेल्फ रिलेटेड फैक्टर, समझ गए। जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है आप इस तीनों फैक्टर को याद कर लीजिए, समझ गए। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, अब ये मेन क्वेश्चन है व्यक्तित्व का। आपसे पूछेगा कि व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व के प्रकार को लिखे और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक को बताए। तो प्रभावित करने वाले कारक तो देख लिए, अब हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं और पर्सनालिटी को देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए व्यक्तित्व क्या होता है। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्यक्तित्व जो है किस लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो पर्सोना से, समझ गए। जिसका तात्पर्य होता है विशेष गुण को धारण करने वाला या फिर मुखौटा से है, जिस प्रकार किसी नाटक में किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे व्यक्तित्व कहा जाता है। देखिए व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आप अपने गुणों को, आप अपने मुखौटा, आपके ऊपर कैसा मुखौटा चढ़ा हुआ है। आप अच्छे व्यक्तित्व का, अगर आपके अंदर अच्छे गुण होगा, अच्छे सब चीज़ होगा, मतलब आप जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के हैं, आपका जो मुखौटा है वह अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए, अगर आप गलत बैकग्राउंड से हैं, आपका हर एक चीज़ गलत है, तो आपके ऊपर जो मुखौटा होगा वह एक गलत व्यक्तित्व का होगा, समझ गए। आपका व्यक्तित्व जो है अच्छा नहीं होगा। तो ये जो है आपको व्यक्तित्व को जो है गुणों को दर्शाता है और यह एक मुखौटा धारण किया रहता है, समझ गए। व्यक्तित्व या पर्सोना शब्द समानतः व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है, समझ गए ना। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, ड्रेसिंग कैसा है, चाल चलन, उठना बैठना, इन तमाम चीज़ों को जो है एक गुणों को दर्शाता है व्यक्तित्व में, समझ गए। व्यक्तित्व जो होता है यह मौलिक मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन है, ठीक है, अपूर्व समायोजन है। जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है वह अपने वातावरण के साथ अच्छे से जो है समायोजन, एडजस्टमेंट बना लेता है। यह जो है हम लोग गुण जो है व्यक्तित्व के गुण इससे पहले जो है हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन में, आप लोग को पता होना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि व्यक्तित्व वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, इसमें जीवन के सभी अंग सम्मिलित होते हैं। तो अभी तक हमें लगता है व्यक्तित्व पर बहुत भाषण दे दिए हैं, अगर आप अभी भी व्यक्तित्व के बारे में नहीं समझे तो फिर क्या ही कह सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आपको व्यक्तित्व के प्रकार में फर्स्ट ईयर वाले को जो है मैं डिटेल से 2 बार पढ़ा चुका हूँ, उनको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये जो है आपको कम से कम, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है व्यक्तित्व के प्रकार में आपको पहले जो वर्गीकरण किया गया है, पहले उस वर्गीकरण को दिमाग में रखें, क्योंकि जो 5 वर्गीकरण यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ
ये वर्गीकरण के अंदर में जो है सबके अंदर में किसी में 2 किसी में 3 जो है आपको टाइप्स किया गया है, समझ गए ना। 5 वर्गीकरण है, 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और उस पाँचों में जो है आपको 3-3 2-2 अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व को बताया गया है। तो सबसे पहले इस 5 व्यक्तित्व को याद रखें, उसके वर्गीकरण को, फिर जो है उसके अंदर की चीज़ों को याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। तो पहला है क्रेसमर्स का वर्गीकरण। पहला कौन सा है? क्रेसमर्स का वर्गीकरण। क्रेसमर्स का जो वर्गीकरण है ये हो गया। दूसरा चलिए वर्गीकरण ही आगे बता देते हैं। क्रेसमर्स है, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो है विलियम सेल्डन का वर्गीकरण, ठीक है। विलियम सेल्डन का वर्गीकरण, दूसरा क्रेसमर सेल्डन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब जो है चलते हैं तीसरा की तरफ, वो है हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, और जो चौथा है वो है जुंग का वर्गीकरण, ठीक है ना। चौथा जो है आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ वो है जंग का वर्गीकरण, और पांचवा जो है समान वर्गीकरण। तो ये 5 आपको याद रखना पड़ेगा। पांचों साइकोलॉजिस्ट के नाम कौन कौन? एक है आपके क्रेसमर, एक है आपको जुंग, और एक है आपका सेल्डन, एक है आपका क्या चीज़? क्रेसमर, सेल्डन, जुंग और एक समान वर्गीकरण। और ये जो है आपको इस तरीक़ा से 5 याद रखना पड़ेगा, तो ही जाके आप चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं भाषण ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, बस इंपॉर्टेंट पॉइंटें लिखा हूँ। इतना कम से कम आपको व्यक्तित्व में ज़रूर याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्रेसमर का जो वर्गीकरण है इसमें मुख्यतः इससे 4 भागों में जर्मन के यह मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट जो थे यह व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किए, ठीक है। कौन? क्रेसमर। क्रेसमर में 4 वर्गीकरण है। पहला है एथलिक पर्सनालिटी, दूसरा है आपका यहाँ पे देखिए अस्थेनिक पर्सनालिटी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है पिकनिक पर्सनालिटी, और ये जो है आपके 4 प्रकार से ये जो है आपको यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को ध्यान में रखिए। क्या याद रखेंगे कि क्रेसमर ने जो है 3 प्रकार से मुख्य भागों में विभाजित किया व्यक्तित्व को। तो कौन कौन? एक है आपका पिकनिक, एक है आपका एथलिक और एक है आपका एस्थेनिक, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है तीनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला है देखिएगा एथलेटिक। एथलेटिक जो पर्सनालिटी के व्यक्तित्व होते हैं इन्होंने क्रेसमर बांटा। क्रेसमर ने एथलिक बांटा, अस्थेनिक बांटा, और उसके बाद आपको क्या बांटा आप लोग देख लीजिए, एथलिक पर्सनालिटी, अस्थेनिक पर्सनालिटी और तीसरा है पिकनिक पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये 3 जो है आप लोग को जरूर याद रखना पड़ेगा क्रेसमर के वर्गीकरण में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एथलिक का मतलब होता है हिष्ट पुष्ट वाला व्यक्तित्व। वैसा व्यक्तित्व जो हिष्ट पुष्ट का हो उसे एथलिक पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। इसे क्रेसमर ने कहा जो एथलीट होता है, जो सुदृढ़ होता है, जो आपका हिष्टपुष्ट वाला व्यक्तित्व होता है वो जो है शरीर से सुदृढ़ होता है, वह प्रभावी स्वभाव होता है उसका, चौड़े कंधा वाला, सफलता प्राप्ति में रुचि रखता है, वो ऊर्जावान और क्रियाशील होता है, पीठ व पाँवों की विकसित मांसपेशी होता है, आराम पर काम को महत्व देता है, ठीक है, और निर्भय और बहादुर होता है और आक्रामक होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि कोई भाई एथलीट व्यक्ति होता है, मतलब हिष्ट पुष्ट अगर कोई व्यक्तित्व होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ऊर्जा होगा, वह प्रभावी होगा, वह सुदृढ़ शरीर का होगा, ऊर्जावान क्रियाशील होगा, वो जो है उसका मांसपेशी विकसित होगा, मतलब मजबूत मसल्स का होगा, कंधा चौड़ा होगा और आराम से ज़्यादा काम पर महत्व देता होगा, निर्भय और बहादुर होगा और आक्रामक होगा। चूँकि वह एथलीट है, हिष्ट पुष्ट शरीर से रचना में है, तो यह क्रेसमर ने पहला दिया, ठीक है। दूसरा क्रेसमर ने बताया कि एस्थेनिक पर्सनालिटी मतलब अप्रश्न मतलब दुखी व्यक्ति। क्रेसमर ने कहा पहला जो होगा हिष्ट पुष्ट होगा, एथलीक होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि एस्थेनिक होगा मतलब अप्रश्न मतलब दुखी वाला व्यक्तित्व का। तो दुखी जो व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होता है वह पतला और लंबे शरीर का होता है, ठीक है। अस्थेनिक वाला सिजोफ्रेनिया के अधिक संभावना होती की संभावना रहती है। उसका जो चेहरा होता है भाव विहीन होता है, ठीक है, और सुखी त्वचा होता है। जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि जो पतला व्यक्ति होता है देखते होइएगा ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसके अंदर जो भाव होता है उसका वह भाव विहीन होता है और उसके शरीर जो है पतला होता है, लंबा होता है। और वैसे व्यक्ति जो भाव विहीन होते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि उसमें सिजोफ्रेनिया की अधिक संभावना होती है। चीज़ों को समझ गए। और उसका जो त्वचा होता है सूखी सूखी होता है। तो यह अस्थेनिक यानी अप्रश्न होता है जो क्रेसमर ने बांटा, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा पिकनिक व्यक्ति। पिकनिक व्यक्ति जो होता है वह जो है पिकनिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वह जो है छोटा गोल मटोल शरीर का होता है, सामाजिक प्रसन्न और व्यवहारपूर्ण होता है, अधिक बात करता है, मेल मिलाप सबसे रखता है और बहुमुखी स्वभाव का होता है, मतलब सबसे साथ मिलजुल कर होने वाला होता है। तो ये पिकनिक पर्सनालिटी होता है, समझ गए। तो ये जो है आपको 3 टाइप से क्रेसमर के वर्गीकरण आप लोग देख लिए। 3 टाइप एथलिक और एस्थेनिक मतलब हिष्टपुष्ट, अप्रश्न और पिकनिक, तीनों देख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं विलियम सेल्डन के वर्गीकरण में। सेल्डन के वर्गीकरण जो है देख लीजिए। एक तो इसके जो है निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है चलिए देखते हैं। इंडोमॉर्फिक, समझ गए ना, तो मॉर्फिक वाला आ गया, समझ गए। इंडोमॉर्फिक मतलब अंतः आकार की व्यक्तित्व, इंडोमॉर्फिक देख लीजिए।
जो इंडोमॉर्फिक के व्यक्ति होता है, यह जो है किसने बता, सेल्डन का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं, इंडोमॉर्फिक, ठीक है। पहला है इंडोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक जो होता है वैसे व्यक्ति जो इंडोमॉर्फिक होता है वह आत्मसंतुष्टि वाला होता है, सामाजिक लगाव वाला होता है, व्यवहार कुशल और हंसमुख होता है, गोल मटोल होता है, सुविधा प्रिय होता है, सहनशील होता है, जो इंडोमॉर्फिक तरह का होता है, समझ गए। तो सेल्डन ने पहला कहा इंडोमॉर्फिक होगा। इंडोमॉर्फिक व्यक्ति का क्या गुण है, देख लिए कि आत्मसंतुष्टि वाला, सामाजिक वाला होगा, व्यवहार कुशल होगा, हंसमुख होगा, गोल मटोल होगा, सुविधा प्रिय होगा और सहनशील होगा, ये इंडोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा है बलिष्ठ व्यक्तित्व होता है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक मतलब बलिष्ठ व्यक्तित्व, और सेल्डन ने दूसरा वर्गीकरण किया इंडोमॉर्फिक के बाद मेसोमॉर्फिक, जिसको हम लोग बलिष्ठ व्यक्तित्व कहते हैं। और बेलिष्ठ का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, बेलिष्ठ के अंदर जो है बल वाला होता है, ज़्यादा मजबूत और विकसित शरीर का होता है, आक्रामक होता है वो, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति वह अपना सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसका हमेशा रहता है, मनोरंजन कार्य में रुचि रखता है और शारीरिक क्रियाशीलता उसके अंदर पाया जाता है। तो यह मेसोमॉर्फिक वाला जो होता है, यह क्या होता है, मजबूत कद काठी का होता है और यह बलिष्ठ होता है, यह अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, इसमें जो है ईर्ष्या भी रहता है भरा हुआ, यह मनोरंजन में रुचि रखता है और शारीरिक क्रियाशीलता भी इसका बना होता है ज़्यादा, समझ गए। चलिए ये समझ गए। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, इंडोमॉर्फिक के बाद हो गया एक्टोमॉर्फिक। अब जो सेल्डन ने वर्गीकरण किया वह 3 टाइप से किया। एक एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। देख लीजिए एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, पतला व लंबा शरीर, समझ गए ना। एक्टोमॉर्फी है, पहला क्या था इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और उसके बाद एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। देखिए कमज़ोर व्यक्तित्व, एक्टोमॉर्फिक वाला व्यक्ति जो होता है वह कमज़ोर पतला होता है, संवेदनशील होता है, कम बोलता है, एकांत में रहना पसंद करता है और आत्म केंद्रित होता है और शारीरिक रूप से वह कम क्रियाशील होता है तथा वह भावविहीन और भावनाओं को छुपाने में समर्थ होने वाला होता है। तो यह एक्टोमॉर्फी व्यक्ति जो है किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, पतला होता है, लंबा शरीर होता है, कम बोलता है, उसके अंदर आत्म केंद्रित होता है अपने अंदर, और वो जो है एकांत में रहना पसंद करता है और अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाने में समर्थ होता है। एक्टोमॉर्फिक वाला व्यक्ति मतलब दुर्बल व्यक्ति, समझ गए, कमजोर व्यक्ति। तो तीसरा समझ गए, और सेल्डन का वर्गीकरण आपका यहाँ पे समाप्त होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है हिपोक्रेटस वर्गीकरण। हिपोक्रेटस का वर्गीकरण, हिपोक्रेटस के वर्गीकरण में भी जो है निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन भाग है। पहला देखिएगा फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी, मंद व्यक्तित्व। मंद व्यक्तित्व मतलब होता है कि अंतर्मुखी होगा, वो समझ गए, सहनशील होगा, एकांत प्रिय होगा, तार्किक होगा, जिसका मंद बुद्धि का होगा, धीमे काम करने वाला होगा और दुर्बल शरीर का होगा। तो यह मंद व्यक्तित्व हिपोक्रेटस ने जो बांटा वो पहला है फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी मतलब मंद व्यक्तित्व के, समझ गए। दूसरा है आशावादी व्यक्तित्व, सैंग्विन पर्सनालिटी मतलब ऐसा व्यक्ति जो आशा रखता हो सबसे, समझ गए ना, और वह जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आशा रखता हो, आशावादी हो, समझ गए ना। सामाजिक रूप से वह खुश व आनंद पूर्वक रहने वाला हो, समझ गए। उसके बाद होता है परिवर्तनशील और मजबूत शरीर वाला होता है। तो यह जो है हिपोक्रेटस ने मंद व्यक्तित्व के बाद आशावादी व्यक्तित्व है, और हिपोक्रेटस में अब है कोलेरिक पर्सनालिटी मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। अब जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने वाला होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी रहता है, वह जो है जल्द जल्द क्रोध होता है और प्रभावी शरीर का जो है उसका शराब जो है सिक्रेशन भी होते रहता है, समझ गए। और वह जो है अवसादग्रस्त होता है, जो व्यक्ति चिड़चिड़ा व्यक्तित्व होता है। तो यह जो है आपके हिपोक्रेटस के तीसरा व्यक्तित्व है। पहला व्यक्तित्व आपका था क्या चीज़, मंद व्यक्तित्व। दूसरा था आपका क्या चीज़, दूसरा आपका था आशावादी व्यक्तित्व, और तीसरा है चिड़चिड़ा व्यक्ति, समझ गए। अब चौथा है लास्ट देखिए हिपोक्रेटस में उदास व्यक्तित्व। उदास व्यक्तित्व का मतलब होता है मेलेनकोलिक पर्सनालिटी। उदास व्यक्तित्व में क्या होता है, जैसे प्रभावी श्राव, अवसादग्रस्त होता है, चिंतायुक्त स्वभाव होता है व्यक्ति का और कम सामाजिक मेल मिलाप वाला होता है। तो यह जो है आपका उदास व्यक्तित्व हो गया, समझ गए। तो यह हिपोक्रेटस के 4 याद रखिएगा, मंद व्यक्तित्व, उदास व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए चिड़चिड़ा व्यक्तित्व और आशावादी व्यक्तित्व, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जंग का वर्गीकरण देख रहे हैं। जंग जो होता है, जंग ने 2 भागों में जो है व्यक्तित्व को बांटा, समझ गए। वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति को जो है अटेंशन अभिव्यक्ति जो होता है एटीट्यूड के हिसाब से 2 भागों में बांटा, समझ गए। एक कार्यों और रुचि के आधार पर इन्होंने बांटा 2 भागों में, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रो मतलब बहिर्मुखी, और एक होता है इंडोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होता है देख लीजिए।
सामाजिक होता है, बहिर्मुखी वाला समाज में रुचि रखता है, निर्णय का क्षमता होता है, यथार्थवादी होता है, आशावादी होता है, तार्किक होता है, प्रभाव वाक शक्ति बोलता है, ठीक है। और उसके बाद लोगों में लोकप्रिय होता है और मित्र व्यवहार होता है, संकोच रहित होता है। मतलब जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, तो वह जो है उसके समाज के साथ ज़्यादा जो है तालमेल रखता है, समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है और वह मित्र बनाने वाला होता है, दूसरे के प्रति ज़्यादा सोचता है, तो वह एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, समझ गए, जिसे जुंग ने बांटा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो व्यक्तित्व देखिएगा वह है अंतर्मुख, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होता है वह अपने आप में लिपटा हुआ होता है, ठीक है। वह जो है दूसरे से लेना देना नहीं रखता है, वह अपने इच्छावादी होता है और वह अल्पभाषी, मतलब कम बोलने वाला होता है, समझ गए। और शर्मीले होता है, निर्णय लेने में देरी करता है और आत्मकेंद्री होता है, मतलब उसका जो स्वयं का जो सेल्फ कॉन्स्टेंट होता है उसके अंदर, तो ये जो है अंतर्मुखी वाला व्यक्तित्व होता है, समझ गए। चलिए, तो जुंग ने 2 प्रकार से बांटा। अब हम लोग समान वर्गीकरण में चलते हैं। समान वर्गीकरण में टाइप ए है और टाइप बी है, 2 प्रकार से समान वर्गीकरण है। तो टाइप ए वाला जो होता है वह अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, अपनी मर्जी से काम करने वाला होता है, स्व अनुशासित होता है और समय के पाबंदी उसके अंदर होता है। तो ये टाइप ए के व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं अपने कामों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, यानी अति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी मर्जी से काम करने वाला होता है, स्व अनुशासित होता है और समय के पाबंद होता है, वैसे व्यक्ति के पास जो व्यक्ति टाइप ए के समान वर्गीकरण में आता है, ठीक है। टाइप 2 जो होता है, टाइप बी का जो व्यक्तित्व होता है, इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। जैसे देखिए, सफलता के प्रति कम केंद्रित होता है, वो समझ गए, दूसरों के अनुसार कार्य करता है, समय के कम पाबंद होते हैं, इनकी इच्छा समान होती है। तो यह जो व्यक्ति होता है टाइप बी वाला, यह जो है सफलता के प्रति उतना जो है कॉन्स्टेंट नहीं रखता है, यह दूसरे के अनुसार कार्य करता है, इनके अंदर पाबंदियाँ जो है उतना नहीं होती है और इनका इच्छा भी जो है ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो यह जो है आपका यहाँ पे व्यक्तित्व का 5 वर्गीकरण समाप्त हो गया। फिर से एक बार बताते हैं 5 वर्गीकरण। सबसे पहले याद रखिए, पहला क्रेस्मर, उसके बाद सेल्डन, उसके बाद हिपोक्रेट्स, उसके बाद जुंग, समझ गए, और 5वां समान व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग जब पढ़े होंगे तो पहला जो आप लोग यहाँ पे हिपोक्रेट्स एगो एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं, तो इसके जगह पर आप लोग जो है भारतीय आयुर्वेद के अनुसार देखे होंगे, समझ गए ना, कि पित्त प्रधान, कफ प्रधान और वात प्रधान व्यक्तित्व वहाँ पे देखे होंगे। लेकिन चाहे आप ए लिखे चाहे आप ओ लिखे, कोई भी अगर समझ में आ गया है तो किसी एक ही को लेकर चलिए, चाहे आज वाला समझ में आ जाए या पहले वाला समझ में आ गया हो, समझ गए, सब आपको सेम ही है। बस यहाँ पे हिपोक्रेट्स नया आ गया है और वहाँ पे जो है आपका इंडियन आयुर्वेद के अनुसार एक था, समझ गए। तो यहाँ पे इंडियन आयुर्वेद नहीं है, यहाँ पे हिपोक्रेट्स का है, समझ गए। और एक समान आ गया है, समान वाला, वहाँ पे मुश्किल से आपको जो है 3-4 तरीका के था, यहाँ भी 4-5 तरीका के है, जो आपको याद हो रिविजन में करा दिया। बाकी जुंग यहाँ भी है, वहाँ भी था, सेल्डन वहाँ भी था, यहाँ भी है, क्रेस्मर वहाँ भी था और यहाँ भी है। 3 तो जो साइकोलॉजिस्ट थे, तीनों तो यहाँ भी है, वहाँ भी था, समझ गए ना चीज़ को। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तब तक धन्यवाद। ये क्वेश्चन नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों बड़ा था, समझ गए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को।